लव जिहाद पर जो बहस छिड़ी हुई है, इसमें आपकी क्या राय है? हमारी राय में असफल सरकारें ऐसी बातें समाज के अंदर उठाते रहने की कोशिश करती रही हैं आज तक, कि जो बातें सरकार से संबंधित नहीं होती। लौ और जिहाद, मोहब्बत दुनिया का सबसे पाकीज़ा शब्द है। मोहब्बत की जो सच्चाई है वो मालिक की ज़ात आली से शुरू होती है और इंसान तक आती है। जिहाद भी एक पाकीज़ा शब्द है और हमारे मजहबी फरीज़े से जुड़ा हुआ है। जिहाद का मतलब कमज़ोर के हक में, जालिम के विरोध में आवाज़ उठाना होता है। और जिहाद अपनी भूख और अपनी ज़िंदगी की ज़िंदगी का जो तक़वा है, माने कम से कम इसी उपभोगी चीज़ का इस्तेमाल करना, भौतिकवादी चीज़ों का इस्तेमाल करना, यहाँ से शुरू होता है और मैदान करबला तक जाता है, जहाँ अपनी आल औलाद को लेकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं। तो जिहाद ऐसा पाकीज़ा अल्फाज है जो कमज़ोर के हक़ में जद्दोजहद करता है, वो जिहाद करता है। जद्दोजहद से जिहाद बना है। भारतीय जनता पार्टी ने, उनके सहयोगी संगठनों ने लव जिहाद की कहानी और बात का राजनीतिकरण करके मोहब्बत की पाकीज़ा दास्तान और शब्द का मजाक उड़ाया है। जिहाद जैसे पाकीज़ा अल्फाज का इस्तेमाल सियासी तौर पर करके जिहाद के फरीज़े का मजाक उड़ाया है। भारतीय जनता पार्टी को प्रेम और कमज़ोर के हक़ में जद्दोजहद करने वाले लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि जद्दोजहद से जिहाद होना है। मैं सोचता हूँ कि जो सेक्सुअल इंसिडेंट्स सामने आ रहे हैं, इन पर पूरे समाज को एक बार बैठकर, समाज के धर्माचार्यों को एक साथ बैठकर, समाज में रहने वाले पढ़े लिखे लोग और थिंकर्स को एक साथ बैठकर, सरकार की सुप्रीम अथॉरिटी को सरकार एक साथ बैठकर हल निकालना चाहिए। ये सारी जो सेक्सुअल एक्सीडेंट हैं और स्कैंडल हैं, इनका ना तो लॉ से कोई ताल्लुक़ है, ना जिहाद से कोई ताल्लुक़ है। मैं सोचता हूँ कि अगर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने या शाहनवाज साहब ने किसी हिंदू महिला से शादी की है तो वो कोई जिहाद नहीं किया। बस ठीक है, उनका एक कॉन्टेक्ट है शादी के लिए और हमने कभी इसको क्रिटिसाइज़ भी नहीं किया, क्योंकि ये अपना ज़ाती इख्तियार होता है इंसान का। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठनों ने इस बहस को छेड़ दिया है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि वो अपने घर से ऑपरेशन शुरू करें और इस पर वजाहत के साथ, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, उनके यहाँ वो चेहरे जैसे सुब्रमण्यम स्वामी साहब की, जो मेरी जानकारी है साहबजादी ने मुसलमान से शादी की है, शाहनवाज साहब ने किसी हिंदू से शादी की है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने किसी हिंदू बहन से शादी की है। ज़रा इनको समाज के सामने लाके इनसे डिस्कशन कराया जाए कि इनकी कहानियाँ किस प्रकार शुरू हुई और कैसे यहाँ तक पहुँची। तो समाज को ये बात सामने आएगी कि भारतीय जनता पार्टी
जो सरकार बनाने के बाद हर उस मोर्चे पे फेल हुई है जिस मोर्चे के विरोध करके, जिस मोर्चे से इख्तिलाफ का ऐलान करके इन्होंने सरकार बनाई थी। गोया के हिंदुस्तानी सरहदें मोदी साहब की तकरीरों का एक हिस्सा थी। कहते थे कि जब हम आएंगे तो हिंदुस्तान का स्वाभिमान बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा, सरहदों पे की घुसपैठ रुक जाएगी, सरहदों की हिफाजत में हम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन उत्तराखंड में अपने हवाई जहाज़ उड़ा के जाता है। ये मैं नहीं कहता, हिंदुस्तान के समाचार पत्र कहते हैं, प्रतिष्ठित समाचार पत्र कहते हैं। ये कहते थे हम आएंगे तो हिंदी का मान बढ़ेगा। हमने उन बच्चों के समर्थन में राज्यसभा में भी उठाया मामला। हम काफ़ी उसमें कंट्रोवर्शियल रहे। उनसे जेल मिलने गए, थाने मिलने गए जिन बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, और उनकी मांग ये थी कि हिंदी को सम्मान दे दो। केंद्रीय स्तर के जो टेस्ट हैं उसके पब्लिक सर्विस कमीशन के, लेकिन हिंदी के सम्मान की बात करने वाले छात्रों को लाठी मिली, जेल मिली, भाषा का भी सम्मान नहीं हुआ। ये कहते थे कि हम आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी, तो महंगाई भी बढ़ गई। ये कहते थे हम आएंगे तो बेरोजगार नौजवानों, 15 करोड़ नौजवान, 17 करोड़ वोट आया, 15 करोड़ नौजवान इस बार वोटर लिस्ट में बढ़ा था। 15 करोड़ नौजवानों को इन्होंने ऐसा ख्वाब दिखाया था कि जैसे ये आएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर रोजगार के वो तमाम अवसर मुहैया हो जाएंगे जिससे बेरोजगारी मिट जाएगी। नहीं मिटी, बल्कि हिंदुस्तान आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है। मैं पूरे हिंदुस्तान के स्वाभिमानी हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूं कि 26% विदेशी पूंजी और एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट मनी जो है उसका इस्तेमाल किया था कांग्रेस पार्टी ने, और 49% एफडीआई का इस्तेमाल करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार, जो भारत माता के जय जयकार बोल के हुकूमत में आई है। यानी अब भारत का प्रति एक नागरिक, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक आर्थिक गुलामी के अंदर जकड़ लिया जाएगा। मैं सोचता हूं कि जापान की जो यात्रा है मोदी जी की, ये जापान यात्रा करने के बजाय इनका वायदा था कि हम काला धन वापस लाएंगे। इन्हें स्विट्जरलैंड जाना था काला धन वापस लाने के लिए, ताकि हिंदुस्तान के प्यासे खेतों को पानी मिल सकता। इनका बजट हिंदुस्तान के किसान के ऊपर जुल्म है। इसलिए जुल्म है कि इन्होंने स्मार्ट शहर बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपया खर्च किया है, नई बस्तियाँ खूबसूरत बसाने के लिए, और प्यासे खेतों को पानी देने के लिए 1,000 करोड़ रुपया दिया है। 7.5 लाख गाँव को की प्यास बुझाने के लिए 1,000 करोड़ रुपया। तो आप बताइए, जो सरकार चंद पूंजीपतियों को स्मार्ट शहर बसाने पे, स्मार्ट शहर कौन बसाएगा? हिंदुस्तान के दौलतमंद बसाएंगे। हमने हिंदुस्तान की राज्यसभा में आर्थिक बजट पे बोलते हुए अपनी पार्टी की ओर से ये कहा था कि ये बजट जुल्म है हिंदुस्तान के गरीब के, नौजवान के, किसान के, मजदूर के और मुसलमान के साथ। ये बजट न्याय नहीं है। ये बजट हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दौलतमंद लोगों के लिए बनाया गया बजट है। इस बजट से गांव और शहर की दूरी बढ़ी है। गांव सुविधा संपन्न होंगे जब ही देश सुविधा संपन्न होगा। इस बजट ने दुनिया को दावत दी है कि आओ हमारे देश के बाजार में तुम आ जाओ, चूँकि हम सक्षम नहीं हैं। ये उन लोगों का कारनामा है जो अपने आप को स्वदेशी आंदोलन से निकला हुआ बताते हैं, और ये कहते हैं कि जो इनसे सहमत नहीं है वो भारतीय नहीं है। ये उन भारतीयता के ठेकेदारों का कारनामा है कि हिंदुस्तान में ये विदेशी पूंजीपतियों को निमंत्रण दे रहे हैं। इन्होंने मांगी है बुलेट ट्रेन जापान से। बुलेट ट्रेन इतने पैसों की है जितना पैसा हिंदुस्तान के कुल बजट का है। हिंदुस्तान को ज़रूरत है पैसेंजर ट्रेन की। हिंदुस्तान में 50,000 किलोमीटर लाइन अंग्रेज डाल के गया था। मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की राज्यसभा की साइट खोल के देख लें। मैंने राज्यसभा में भी बोला यही बात। 50,000 किलोमीटर अंग्रेज रेल लाइन डाल के गया था, और इन कांग्रेस की और भाजपा की
दोनों सरकारों ने मिलकर 15,000 किलोमीटर लाइन डाली है, यानी 65,000 किलोमीटर भारत की कुल रेल लाइन है, और ख्वाब देख रहे हैं जापान की बुलेट ट्रेन लाने का। हमें अभी ज़रूरत है पैसेंजर ट्रेन की। जिन पैसेंजर्स को देख के गांधी ने अपने कपड़े उतार दिए थे और 3rd क्लास में चलना शुरू किया था, 1st क्लास का चलना बंद कर दिया था, वो समस्या अभी भी वहीं खड़ी है। जर्नल कंपार्टमेंट में अभी भी हमारा भाई बहन दोनों एक पे एक सवार होके जाते हैं बहुत तकलीफ के साथ। बुलेट ट्रेन की ज़रूरत मुल्क को नहीं है। जापान की नकल तब करना चाहिए थी जब जापान में कुपोषित बच्चे नहीं मिलते, कुपोषण का शिकार बच्चे नहीं मिलते, जापान में भुखमरी नहीं है, जापान में 12 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान नहीं है, जापान में 1/3 ज़मीन प्यासी नहीं है, जापान में स्मार्ट शहर बसाने की ज़रूरत नहीं है, जापान में दुनिया की सबसे बड़ी इलिटरेसी नहीं है। जापान हम दुनिया के गरीबो तरीन मुल्क हैं। हमारी इकोनॉमी को सरकार चलाने वालों ने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो डॉलर की और हमारी कीमत बराबर थी। हिंदुस्तान के बजट सेशन को उठा के देख लो, एक भी बजट सेशन ऐसा नहीं है जो बगैर डॉलर के कंपैरिजन के हमने अपना बजट पेश किया हो। डॉलर हमारा आइडियल रहता है यार बजट में। अगर डॉलर आइडियल है तो मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ 15 अगस्त 1947 को डॉलर और हमारा रुपया बराबर था। इन देश चलाने वालों से पूछो, इन्होंने यहाँ लाके खड़ा कर दिया कि आज हमारे 73 रुपये भी डॉलर से कम पड़ते हैं। इसलिए ये हिंदुस्तान की जब तक ग्राम आधारित इकोनॉमी नहीं लाएंगे, ये कितना ही जापान जाएं, जब तक हिंदुस्तान में उस काले धन को लौटा के नहीं लाएंगे जिसका वायदा किया था, जब तक हिंदुस्तान के करप्शन को नहीं रोकेंगे, जब तक हिंदुस्तान की टैलेंट को, काबिलियत को हिंदुस्तान में अवसर नहीं देंगे तरक्की करने का, जब तक हिंदुस्तान का समग्र विकास नहीं होगा। इसीलिए ये लव जिहाद जैसी बातें उठाकर देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे का प्रयास कर रहे हैं। मैं देशवासियों को होशियार करना चाहता हूँ कि अगर सांप्रदायिकता भड़कती है तो देश के विकास का, विस्तार का और स्वाभिमान का सबका नुकसान होता है। इसलिए सद्भावना बनाए रखें। इनके मसनूही सवाल लव जिहाद जैसे, इन पर बहस चलाएं, इनको क्रिटिसाइज करें, क्योंकि प्रेम भी एक आदरणीय और एक सम्माननीय शब्द है, पूजनीय शब्द है, और जिहाद भी एक पवित्र शब्द है। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल ये जिस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं उसकी मैं निंदा करता हूँ।